के साथ सुमित शर्मा। आज भोपाल में बीजेपी का मंथन चला, मंथनों का दौर चला। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। बीजेपी प्रदेश दफ्तर में बैठकों का दौर चला। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा, हितानंद शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, चुनाव सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में मौजूद रहे, शामिल रहे। विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा प्लान बना है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी और तमाम सत्ता संगठन के दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद थे। लंबा मंथन हुआ है और इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर प्लान बना है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, चाहे वो सत्ता या संगठन के नेताओं की बात हो। लगातार जो नेता हैं बीजेपी के, बैठकें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर युवा कांग्रेस के नेता भूख हड़ताल पर बैठ गए। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान अपने साथियों के साथ भोला राम उस्ताद मार्ग के सामने अनशन पर बैठ गए। उन्होंने एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की और चेतावनी दी है कि यदि मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं दिए तो सीएम हाउस के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में मनीष बाग कॉलोनी के एक घर में अंडे फेंककर धमकी देने का मामला सामने आया है, जिस पर घर में अंडे फेंके गए। वहां जैन परिवार रहता है। कल रात घर में किसी ने बहुत सारे अंडे फेंक दिए, साथ ही एक धमकी भरा पत्र भी फेंका है जिसमें लिखा है कि शेड तोड़ दे, निक्कू भाई परेशान है, नहीं तो आज अंडा मारियो है, कल तुझे गोली मार देंगे। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं राजधानी भोपाल में एक युवक टावर पर चढ़ गया। चूनाभट्टी चौराहे पर युवक टावर पर चढ़ा। करीब 40 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया था युवक। चूनाभट्टी चौराहे पर जर्जर टावर पर युवक चढ़ा। खासी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। मौके पर पुलिस और रेस्क्यू टीम भी मौजूद रही। बेरोजगारी बताई जा रही है। टावर पर चढ़ने की वजह शराब के नशे में युवक बताया जा रहा है, जो कि टावर पर चढ़ गया था और बेरोजगारी से ये परेशान है, ऐसी भी बात निकलकर सामने आई है। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी और स्थानीय लोग भी वहां पर पहुंच गए थे जब युवक टावर पर चढ़ा। तो राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी चौराहे का ये मामला है, जहां पर एक टावर पर युवक चढ़ गया। करीब 40 फीट ऊंचे टावर पर युवक चढ़ गया था। चूनाभट्टी चौराहे पर जर्जर टावर है, वहां पर युवक चढ़ गया था। खासी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया। मौके पर पुलिस रेस्क्यू टीम भी पहुंच गई थी और बेरोजगारी वजह बताई जा रही है टावर पर चढ़ने की। युवक बेरोजगार है और इसी से खासा परेशान भी है। यही वजह है कि युवक टावर पर चढ़ गया। फिलहाल जो वजह है वो यही बताई जा रही है। हालांकि युवक नशे में भी बताया जा रहा था, उसने नशा कर रखा था, शराब के नशे में था युवक, ये भी बात निकलकर सामने आई है। और बेरोजगारी की वजह से युवक टावर पर चढ़ गया था परेशान होकर। पुलिस रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंचती है और खासी मशक्कत के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा जाता है। काफी देर तक युवक का ड्रामा यूं ही चलता रहा। राजधानी भोपाल के चूनाभट्टी चौराहे पर युवक चढ़ गया टावर पर। चूनाभट्टी चौराहे पर एक जर्जर टावर है, वहां पर युवक चढ़ गया था 40 फीट, जिसकी ऊंचाई बताई जा रही है। खासी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा गया।
खरगोन में सरकार की महत्वाकांक्षी स्कूल चलो अभियान को लेकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा एक्शन मोड में हैं। कलेक्टर इन दिनों स्कूल खुलने से पहले स्कूलों में पहुंच जाते हैं। यही नहीं, खुद टीचर्स की मौजूदगी में क्लास लेकर टीचर्स को हिदायत तक दे रहे हैं शिक्षा के स्तर को सुधारने और सरकारी स्कूल में नियमित पढ़ाई को लेकर कलेक्टर ने सरपंचों को DO लेटर भी लिखा है। समय पर स्कूल खुलने, स्कूलों में पढ़ाई देने और शिक्षकों के अनुपस्थित होने पर जानकारी देने के लिए कलेक्टर ने ये लेटर लिखा। ग्वालियर में पत्नी ने परफ्यूम लगाकर घर से बाहर जाने की तैयारी की तो पति गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने पत्नी को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। सीने में गोली लगते ही पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन ने उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया है। आरोपी पति आपराधिक प्रवृत्ति का बताया जा रहा है और 1 साल पहले ही चोरी के मामले में जेल से छूटकर बाहर आया है। थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा था, मैं गया था, मुझे क्या पता कि कमर में कट्टा घुस के तैयार है। वो जिया जी, उसने सीधी फिर नेक जी ने ऐसे ही नेक, उसने बोला कि मुझसे मत लड़ो, उसी बहाने गोली दे दी। अरे ऐसे ही जी, मतलब छोटी बुरी बात हो रही है क्या, तूने सेंट लगा लिया, ऐसा सेंट लगाया, कहाँ जा रही है, थोड़ी बहुत बात हुई। हाँ क्या उसने कट्टा निकाल के कमर से गोली दे दी। बिजौली थाना क्षेत्र में गणेशपुरा गांव है, वहां पता चला था कि पति पत्नी का आपसी विवाद हुआ है और पति ने अपनी पत्नी को गोली मार दी है। तो उसके बाद जैसे ही सूचना मिली तो जो घायल है उसको तुरंत मुरार हॉस्पिटल लाया गया। फिर मुरार अस्पताल से उसको JH के लिए रेफर कर दिया गया। तो अब यहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। गोली लगी है उसको सीने के पास और हाथ में गोली लगी। कारण क्या बता रही है, वजह क्या? पति पत्नी का आपसी विवाद था और सुबह से शायद इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, इसलिए उसने आवेश में गोली मार दी। जी, उसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और उसको पकड़ने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और हम उसको जल्दी पकड़ लेंगे। मुरैना में भी मोबाइल पर बात करने से गुस्सा हुए पति ने पत्नी को चाकू और हंसी से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद खुद को भी चाकू मारकर पति ने खुद को घायल कर दिया। पत्नी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। शिवपुरी जिले के बदरवास में एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। महिला से 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। दरअसल महिला ने इन लोगों से गांव का रास्ता पूछा तो गांव का रास्ता बताने के नाम पर ये लोग उसे खेत पर ले गए, जहां खेत मालिक सहित सभी ने महिला के साथ दुष्कर्म किया और उसका मोबाइल और रुपए लूट लिए। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया है और फिर उनका जुलूस भी निकाला। पीड़िता जो हमारी फरियादी है वो अपने पति को लेने के लिए पैदल जा रही थी। पीछे से 2 लड़के आए और उनसे रास्ते का पता पूछा कि हमारे को इधर जाना है, तो उसने पता बता दिया कि इस रास्ते पे चले जाओ। फिर वो थोड़ी आउटर में निकल गई थी, वो लड़के फिर लौट के आए और उसको बिठा के ले गए कि चलो दीदी हम आपको छोड़ देते हैं। उसके बाद उन दोनों ने उसके साथ में दुष्कर्म किया। किसी ने बताया हुआ कि वहाँ खेत में है, तो 2 लड़के और पहुँच गए उनके, उन 2 लोगों में से एक ने और उनके साथ में दुष्कर्म किया। इसके बाद ये आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया? हाँ, सभी आरोपी में रात में मिले। शिवपुरी जिले के सरसों थाना के तहत कानपुर में सरपंच गणेश रावत के पोते की जन्मदिन की पार्टी में हवाई फायरिंग का मामला सामने आया है। हवाई फायर करने वाले आकाश रावत को कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो नहीं माना और उसने एक नहीं कई फायर किए। जिस समय आकाश रावत फायर कर रहा था उस समय मंच पर डांसर भी डांस कर रही थी। अब देखना यह है कि इस वीडियो पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इंदौर की संयुक्तागंज पुलिस ने इंदौर के पौष इलाके से चंदन के पेड़ काटकर चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर चंदन के पेड़ जब्त किए हैं। पकड़े गए चंदन चोर गिरोह ने जजों और मंत्री तुलसीराम सिलावट के बंगले से भी चंदन के पेड़ चोरी किए थे। दरअसल इंदौर की संयुक्तागंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर की पौष कॉलोनी रेसिडेंसी क्षेत्र में लगातार चंदन के पेड़ चोरी हो रहे हैं। 7-8 पेड़ थे, उसमें 40 जो मौके पे मिला, में 40 किलो के करीब मिला है। किसके बंगले से घर चोरी हुआ है? मजिस्ट्रेट का बंगला भी है, उसमें मंत्री का बंगला भी है। क्या बारिश में इनके बंगलों पे सुरक्षा चूक होती है? देखिए,
मैंने जैसे बताया कि ये उसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि 2:50 तक तो ये उसकी उपस्थिति दिखी है। उसको हमने सस्पेंड भी किया था, दिलीप को सस्पेंड भी किया था। 2:50 पर उसकी उपस्थिति थी। ये खंडवा में आदिवासी महिला के अपहरण का मामला सामने आया। मोघट थाना क्षेत्र के ग्राम सिहाड़ा से महिला का अपहरण हुआ था। महिला के पति ने पूर्व पति पर शक जताते हुए पुलिस को बताया कि दवा सूंघाकर 3 नकाबपोश बदमाश अपने साथ ले गए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मंडला जिले में यातायात पुलिस ने यातायात के प्रति जागरूक करने के लिए एक नई पहल की। यहां यातायात पुलिस ने आधुनिक तरीके से यातायात के प्रति ग्रामीण अंचल के बच्चों को जागरूक कर रही है। यातायात पुलिस इसके लिए जिले से दूरस्थ इलाके में संचालित होने वाले स्कूल पहुंची, जहां उन्होंने बच्चों को रोबोट के माध्यम से यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाया। नीमच में नगर परिषद अध्यक्ष की रणनीति रंग लाई और 15 दिन का काम महज 13 घंटे में पूरा कर नाले की पुलिया बना दी। यही नहीं, पुलिया निर्माण करने में तकनीकी रूप से खर्चा लगभग 7 लाख रुपए आंका जा रहा था, जो महज 4 लाख रुपए में पूरा हो गया और यातायात भी प्रभावित नहीं हुआ। आज का दौर चांद पर कदम रखने का है, लेकिन हालात अब भी वहीं पुराने हैं। खंडवा से 2 ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कई दशक पीछे ले जाती हैं। एक महिला ने कहा कि उसके सपने में नाग देवता आए, वो दर्शन देंगे, उनकी पूजा करनी है। तो फिर सांप की पूजा शुरू हो गई, लेकिन जब वन विभाग ने सांप का रेस्क्यू किया तो उसकी हड्डी टूटी हुई मिली। मुंह पर चिपकाने वाला लिक्विड पाया गया। दूसरे मामले में महिला अपने गले में सांप लटकाकर बैठ गई, वहां भी पूजा पाठ शुरू हो गया। हालांकि दोनों ही मामलों में वन विभाग ने कार्रवाई की है। सांप निकला है यहाँ पर 8-9 रोज हो गए हैं। अच्छा, तो बता रहे 9 रोज तक रहेंगे, 9वां दिन चले जाएंगे। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब एक ही है, बहुत सारी भीड़ आ रही, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक महिला बता रहे, भाभी साहब बोले कि हमारे शरीर में आता है। सर्प के प्रति आस्था है, देवता का दर्जा दिया गया है, तो उसमें हमको ये ध्यान रखना है कि उस प्राणी को हमारे द्वारा कोई क्षति तो नहीं पहुंच रही है। हमको इन दोनों घटनाओं में ये पता चला है कि एक सांप तो घायल अवस्था में था, उसके बारे में अंधविश्वास पूर्वक बोल दिया कि सपने में आए थे। वो घायल सांप का इलाज कराना दूर, और उस प्राणी को बहुत बेरहमी के साथ किसी ने उसकी कमर तोड़ दी थी, उसके मुंह पर भी कुछ चिपकाने का प्रयास किया था। समाज में इसका विरोध करना चाहिए। नाग देवता माना जाता है, गले में अगर हम किसी प्राणी को लटकाएंगे तो वो उसके प्रति अत्याचार होगा। उसका अपना रहने का निश्चित एक निर्धारित स्थान है, वो वहां रहे और उसका अपना जो भी आहार विहार है वो करने दें। हमारे गले में अगर हम लटकाएंगे तो वो भय के मारे वो प्राणी परेशान होगा। ऐसा भारी बारिश के चलते अब जमीन के अंदर रहने वाले जानवर भी निकलकर सामने आने लगे हैं। उज्जैन में बारिश से परेशान होकर एक अजगर बाहर आ गया। यह अजगर 11 फीट लंबा और 50 किलो वजनी था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना सर्प मित्र को दी और तब सबने मिलकर इस भारी भरकम अजगर को पकड़ा, इसे एक बॉक्स में बंद कर दिया। रातों रात डायल 100 पुलिस वाहन से महिदपुर में गंगावाड़ी नर्सरी लाया गया, जहां से उसे उज्जैन वन विभाग को सौंप दिया गया। वहीं खरगोन में बड़ी लापरवाही दिखी। जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर को तेज बहाव से निकाला गया। पुलिया के ऊपर से पानी का तेज बहाव था, फिर भी ट्रैक्टर को निकाला गया और नदी को पार करने की कोशिश की गई। और एक बड़ी लापरवाही निश्चित तौर पर, क्योंकि हमने कई ऐसे हादसे देखे हैं जब पानी के तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली वाहन बह जाते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे खरगोन शहर के पौष इलाके की तस्वीर, जहां बिस्टान रोड पर नाला लोगों की जान की मुसीबत बन गया है। इस भारी बारिश में नाले में लोग आते जाते गिर रहे हैं। करीब 5 से 6 फीट गहरे नाले में आमजन और बेजुबान जानवर गिर रहे हैं, लेकिन नगरपालिका ध्यान नहीं दे रहा। शाहजहांपुर जिले में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। लगातार बारिश के चलते जिले के तमाम नदी नाले उफान पर और चीलर, लखुंदर, नेवज, काली सिंध सहित तमाम नदियां उफान पर हैं
बारिश के बाद जिला मुख्यालय के नजदीक सतगांव में जलभराव के हालात हैं। ग्रामीण बाइक और पैदल चल रहे हैं और मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। शाजापुर में एक बार फिर तेज बारिश शुरू हो गई है और लगातार बारिश के चलते जिले के तमाम नदी नालों में जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बीती रात से यहाँ पर रुक रुक बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते एक बार फिर इलाके की बिजली गुल हो गई है। मौसम विभाग का जो ताजा अलर्ट है उसके मुताबिक शाजापुर जिले में अगले 24 घंटे तक इसी तरीके की तेज बारिश रह सकती है। मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर जिला प्रशासन भी अलर्ट पर है और जो तमाम निचले इलाके हैं जहां पर जलभराव हो सकता है उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। सुनील अंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। बुरहानपुर में लगातार बारिश के चलते गणपति नाका पुलिस थाने के अंदर पानी घुस गया और थाने के सभी कमरे जलमग्न हो गए। विभागीय कामकाज छोड़कर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी बर्तन और मगों के जरिए बारिश के पानी को बाहर निकालने में जुट गए। पुलिस थाने में पानी घुसने से थाने का कामकाज काफी देर तक ठप हो गया। खरगोन जिले में अचानक भारी बारिश के चलते कई गांव जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश से असनगांव ग्राम पंचायत के पोखर गांव में एक छोटी तलाई की पाल फूट गई, जिससे भारी तबाही मची। तलाई फूटने से आसपास के खेतों में पानी घुस गया, जिससे किसानों की लाखों की फसल बर्बाद हो गई। बुरहानपुर में लगातार मूसलाधार बारिश के चलते ताप्ती नदी उफान पर है। नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर है, जिसके चलते लाल मंदिर और शहर के राजघाट सटियारा घाट जलमग्न हो गए। जनजीवन की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट। चालीस साल के विस्थापन के दंश को झेलने वाले 25 साल बाद इंसाफ पाने वाले अपने हक को हासिल करने के लिए कलेक्ट्रेट जाने वाले जब गुहार लगाने पहुंचे तो साहब बोले, हु आर दे, मतलब ये लोग कौन हैं? आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। चालीस साल का इंतजार, 25 साल बाद इंसाफ, फिर भी हासिल नहीं हुआ हक। होमगार्ड सैनिक के द्वारा बताया गया, मैंने कहा भाई वो आके मुझे ज्ञापन दे सकते हैं, बट वो आते वो कौन लोग हैं निश्चित तौर पे मैं नहीं कह सकता। डिमांड पीरियड के लिए तो एक अथॉरिटी प्राधिकरण है। बट हु आर दे, वो कौन लोग हैं? सुना, ये साहब के बोल हैं उन लोगों के लिए जो 40 साल पहले बांध के चलते बेघर हुए, उन लोगों के लिए जिन्होंने 25 साल तक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों के लिए जिनका कोई स्थायी ठिकाना तक नहीं। और साहब पूछते हैं, हु आर दे, वो कौन लोग हैं? ये मामला गंगरेल बांध के निर्माण से जुड़ा है। वो निर्माण जो 40 साल पहले हुआ और तब 52 गांव इस बांध के चलते डूब में आए, लेकिन इसके बावजूद 100 परिवार आज भी हक को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंतजार में हैं। जरा सोचिए कि 100 परिवारों की पीढ़ी बदल गई, सर पर छत और एक अदद मकाम हासिल करने के वास्ते। 25 साल तक कोर्ट में मामला चला, कागज पर इंसाफ मिला लेकिन जमीन पर हक नहीं। और अब भी सुनने को यही मिल रहा है, हु आर दे, वो कौन लोग हैं? शुक्रवार को एक बार फिर से लाल फीताशाही के मारे ये बेचारे परिवार कलेक्ट्रेट पहुंचे। बताया कि भानपुर गांव में अस्थायी रूप से बसने के लिए आवेदन दिया था। जब जवाब नहीं मिला तो भी ये यहीं बसे, लेकिन स्थानीय लोगों ने विरोध किया और इन्हें गांव छोड़ना पड़ा। अब इन लोगों के सर पर सिर्फ और सिर्फ आसमान है। वे कहते हैं साहब से गुहार लगाने आए लेकिन मेन गेट बंद कर दिया, हम बाहर भीगते रहे। हम जो है पूर्व में बहुत पहले से जब हमारा पुनर्वास नहीं किया गया उसके लिए केस चल रहा था हाई कोर्ट में, बट जब हाई कोर्ट से 16/12/2020 को फैसला सुनाया गया हमारे हित में, पर उस पर अभी तक शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम बार बार ज्ञापन सौंप रहे हैं, अवगत करा रहे हैं, पर उस हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। भानपुरी में खाना बना रहे हैं, तेला खाने दिन गाँव वाला मन हम खाना वाना पूरा पड़े अभी तक। तो ये घर क्या कहाँ रहे हो? हाँ भाई नीचे रहो, नीचे मतलब कहाँ? जब तक कलेक्टर साहब आदेश नहीं दे तब तक नीचे रहेंगे हम। ये परिवार कितने मजबूर हैं इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर तमाम परेशानियां ये झेल रहे हैं, लेकिन अधिकारी पहले ये पूछते हैं कि वे कौन लोग हैं।
और फिर बताते हैं क्या नियम है। मैंने कहा भाई वो आके मुझे ज्ञापन दे सकते हैं, बट हु आर दे, वो कौन लोग हैं, निश्चित तौर पे मैं नहीं कह सकता। डुबान पीड़ित के लिए तो एक अथॉरिटी प्राधिकरण है, अथॉरिटी अंतर्गत एक प्राधिकारी होते हैं जो उनका पहचान करते हैं कि ऐसे वो डुबान पीड़ित हैं। हमारे यहाँ जैसे तत्संबंध में इरिगेशन डिपार्टमेंट था जहाँ पे वो दस्तावेज भी हैं, अगर वो नाम या सूची दें तो इनका हम जांच करा देंगे कि क्या वास्तव में वो डुबान पीड़ित हैं, और तदनुसार फिर उनको शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों के प्रतिपालन में, माननीय उच्च न्यायालय के दिए गए आदेश के प्रतिपालन में उनको व्यवस्थापन दिए जाने की कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है। साहब की बात सुनकर शायद आपको लगने लगे कि बस अब तो इन्हें पक्का ठिकाना मिल ही जाएगा, विस्थापन हो ही जाएगा। लेकिन जरा सोचिए कि 25 साल तक इंसाफ के लिए लड़ने वाले इन लोगों ने क्या कभी पहले साहब के बताए नियम, कायदों, प्राधिकरण, अधिकारियों से संपर्क नहीं किया होगा? चप्पलें घिस गई हैं साहब, हाथ में कोर्ट का ऑर्डर भी है। कम से कम आप तो ये न कहिए हु आर दे, कौन है ये लोग? अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। चाय की चुस्की के साथ साथ थोड़ी चुनावी बातें भी कर ले।